किसान अपनी मांगों को लेकर फिर से सड़क पर उतर आए हैं। किसान संगठनों के आह्वान पर हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा पंजाब सीमा को सील कर दिया गया है। किसानों को हरियाणा की सीमा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इससे पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शंभू बॉर्डर पर हुई झड़प में कई पुलिस कर्मियों और किसानों के घायल होने की सूचना है। इस बीच किसान आंदोलन का प्रभाव राज्यों के खजानों पर भी पड़ने लगा है। एक आकलन के अनुसार किसानों के प्रदर्शन और विभिन्न राज्यों की सीमाएं सील होने की वजह से उत्तर भारत के प्रदेशों को रोजाना 500 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। उद्योग मंडल पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज PHDCCI ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर अपना आकलन जारी किया है। PHDCCI ने शुक्रवार को बताया कि किसान आंदोलन के लंबा चलने से उत्तरी राज्यों में व्यापार और उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। उद्योग मंडल का कहना है कि किसान आंदोलन से रोजगार को भारी नुकसान होने की आशंका है और इससे प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान होगा। PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने कहा कि लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन से प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा और उत्तरी राज्यों मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के चौथी तिमाही के सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उद्योग मंडल देश में सभी के कल्याण के लिए आम सहमति के साथ सरकार और किसानों दोनों से मुद्दे के शीघ्र समाधान की आशा करता है। PHDCCI के अध्यक्ष अग्रवाल ने बताया कि किसानों का आंदोलन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के व्यवसायों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। उत्पाद प्रक्रियाओं को निष्पादित करने और उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए ऐसी इकाइयों का कच्चा माल बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों से खरीदा जाता है। सबसे बड़ी मार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के MSME पर पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के संयुक्त GSDP मौजूदा कीमतों पर 2022-23 में 27 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इन राज्यों में लगभग 34 लाख MSME हैं जो अपने संबंधित कारखानों में लगभग 70 लाख श्रमिकों को रोजगार देते हैं। पकड़ा गया नाला सुपारा का सीरियल रेपिस्ट जो नन्ही बच्चियों को बनाता था निशाना। नाला सोपारा में बीते 6 महीने से फैला था इस रेपिस्ट का आतंक। वीडियो में दिख रहा ये शख्स दरअसल इंसान की आड़ में वो दरिंदा है जिसने नन्ही मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है और उन्हें ना भूलने वाला दर्द दिया। इस दरिंदे का नाम बगावत शंकर मारवाड़ी है। इसकी उम्र 28 वर्ष है और ये नाला सुपारा पश्चिम के झोपड़पट्टी में रहकर नन्ही बच्चियों को निशाना बनाता था, जिसके आतंक की ताबूत पर आखिरी कील ठोकी है। MBBC क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने और इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बगावत शंकर मारवाड़ी जो नाला सुपारा पश्चिम में इसी झोपड़पट्टी में रहकर अलग अलग अपराधों को अंजाम दिया करता था। इसने बीते 5 महीनों में नाला सुपारा में 2 मासूमों को निशाना बनाया जो मामले पुलिस स्टेशन में दर्ज है, जिसमें पहला मामला 5 अक्टूबर 2023 का है, जिसका अपराध नाला सोपारा पूर्व के तुलंज PS में दर्ज है और दूसरा अपराध अचोले पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 13 फरवरी को दर्ज हुआ है। इसी अपराध की जांच करते हुए क्राइम ब्रांच यूनिट संख्या 2 ने बेहद उम्दा तरीके की केस को आगे बढ़ाया और अपराधी को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। हमने जब इस बारे में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस निरीक्षक से बात की तो उन्होंने इस मामले में कई खुलासे किए। पुलिस के अनुसार अचोले पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बीते 13 फरवरी को इस दरिंदे ने 8 साल की एक नन्ही मासूम बच्ची को उस समय निशाना बनाया जब वो अकेली अपने घर लौट रही थी। उसी समय बगावत मारवाड़ी बच्ची को अपनी गोद में उठाकर बिल्डिंग की छत पर ले जाकर उस पर अत्याचार करता है। बच्ची की चीख पुकार सुनकर लोग उस ओर दौड़ते हैं, लेकिन ये दरिंदा मौके से भागने लगता है। लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, तब तक वो भाग जाता है और पब्लिक के हाथ से निकल जाता है। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए उस रिक्शे का पता लगाया जिससे आरोपी दरिंदा घटना स्थल से नाला सुपारा स्टेशन जाता है। रिक्शे वाले ने बताया कि आरोपी बगावत मारवाड़ी भागते हुए आता है और उसे नाला सुपारा स्टेशन छोड़ने की बात करता है। रिक्शे वाले ने उसे नाला सुपारा स्टेशन छोड़ दिया। बस इतनी जानकारी पुलिस को मिल पाई। पुलिस की टीम ने जब स्टेशन की CCTV फुटेज जांचनी शुरू की तो पता चला कि ये आरोपी नाला सुपारा स्टेशन तो गया, लेकिन उसने वहां से कोई ट्रेन नहीं पकड़ी है। फिर पुलिस टीम ने और पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी बगावत नाला सुपारा स्टेशन के फ्लाईओवर ब्रिज से आता जाता है पर ट्रेन नहीं पकड़ता है। इससे पुलिस के जांच की दिशा तय होती गई। उसके रूटीन चेक करने के लिए पुलिस और कुछ पुराने CCTV तलाशती है तो पता चलता है कि बगावत मारवाड़ी इसी ब्रिज से अक्सर नाला सुपारा ईस्ट और वेस्ट आता जाता है। इससे ये तो तय हो
हो गया था कि दरिंदा नालासोपारा वेस्ट या ईस्ट में ही कहीं रहता है। इस फुटेज में आरोपी के साथ एक और युवक साथ में आता दिखाई देता है, जिसके आधार पर पुलिस इस युवक का पता लगाती है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। इसके बाद पुलिस को मामले में ये जानकारी मिलती है कि बगावत मारवाड़ी को दादी कल्याण क्षेत्र के पास ठाकुर अली इलाके में झोपड़े में रहती है। पुलिस की एक टीम वहां जाती है। इसके पहले ही बगावत वहां से अपना ठिकाना बदल लेता है, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम अपने इरादों पर अटल रहती है और ठाकुरली से आरोपी दरिंदे का मोबाइल नंबर हासिल कर लेती है और उसके आधार पर उसकी कॉल डिटेल खंगाली है। पुलिस ने तकनीकी का उपयोग करते हुए आरोपी का जब लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि ये दरिंदा बसई में ही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में वो लोकेशन बदल रहा है। आधे घंटे में जब दूसरी बार लोकेशन लिया जाता है तो वो विरार फिर पालघर की तरफ जा रहा होता है। इसी बीच पुलिस ने उस ट्रेन का भी पता लगा लेती है जिसमें बैठकर वो गुजरात की ओर जाता दिखाई देता है। इस पर एक्शन लेते हुए क्राइम ब्रांच की एक टीम तत्काल गुजरात के लिए रवाना होती है और दूसरी अन्य टीमें गुजरात पुलिस से संपर्क करती हैं और आरोपी को पकड़ने के लिए मदद मांगती हैं। फाइनली मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच जोन 2 की टीम को आरोपी को पकड़ने में सफलता मिल जाती है और पुलिस उसे पकड़कर वसई लाती है और अचोले पुलिस को सुपुर्द कर देती है। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस निरीक्षक सहूराज रनावरे ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर और चालाक है। पकड़े जाने पर उसने अपनी उम्र 21 साल बताई है, जबकि असल में वो 28 साल का है। उसके पास ना तो कोई सरकारी आईडी है और ना ही कोई शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। आरोपी बगावत शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। बावजूद उसने कई अत्यंत गंभीर अपराधों को अंजाम दिया है, जिसके लिए अदालत उसे कड़ी से कड़ी सजा देगी। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस निरीक्षक शाहूराज रनवरे ने जनता से आह्वान भी किया है और इस मामले में जानकारी भी दी है। सर काय सांगाल, दुसरा रेपिस्ट अरेस्ट करण्यामध्ये यश मिळवलं, कशा प्रकारे त्याने गुन्हा केलेला, कुठून अटक केली? 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी आचोळी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये एका अल्पवयीन मुलीबरोबर अतिप्रसंग करण्यात आलेला होता। त्या अनुषंगाने आचोळा पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला होता। त्याचा समांतर तपास आमच्या गुन्हे शाखेच्या वसई युनिट मार्फत करण्यात येत होता। त्यावेळी आम्ही गुन्ह्याच्या घटनास्थळी भेट देऊन गुन्ह्याच्या घटनास्थळाच्या आजूबाजूला असलेले CCTV फुटेज प्राप्त केलेले होते आणि त्यातून आम्ही फिर्यादीचा आरोपिताचा माग घेत होतो आणि माग घेत त्याचबरोबर सदरचे जे आरोपिताची जे छायाचित्र होती ती आम्ही आमच्या गुप्त बातमीदारांना दिलेली होती आणि त्यातून आरोपिताची ओळख आम्हाला पटली। आरोपिताची ओळख पटल्यानंतर मग आम्ही त्याच्या मित्रमंडळींमार्फत त्याला पकडण्यासाठी प्रयत्न केले। सर कुठून त्याला अरेस्ट केले आणि त्याने आणखीन किती गुन्हे केलेले? सदरचा गुन्हा केल्यानंतर आरोपी हा डोंबिवली येथे त्याच्या नातेवाईकांकडे पळून गेलेला होता। त्यावेळी आमची टीम त्या ठिकाणी डोंबिवली या ठिकाणी गेली। तिथे स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने त्याला त्याच्या अटकेसाठी प्रयत्न करत असताना त्याला त्याचा सुगावा लागल्याने तो त्या ठिकाणावरून त्याचा आरोपी हा मूळचा राजस्थान राज्यातील पाली जिल्ह्यातील रहिवासी असून तो त्या ठिकाणी अजमेर एक्सप्रेसने कल्याणवरून निघून गेला। मग ही सदरची माहिती आम्हाला मिळाल्यानंतर आम्ही आमची दुसरी टीम आहे ती वसईमधून त्याचा पाठलाग करण्यासाठी पाठवली आणि तांत्रिक विश्लेषणातून सदरच्या आरोपीचं जर लोकेशन आम्हाला सुरत इथं मिळाल्याने आम्ही त्या ठिकाणी तेथील स्थानिक क्राईम ब्रांचच्या मदतीने आरोपिताला ताब्यात घेतलं। आणखीन ह्याने काय गुन्हे केलेले का? याच्याकडे चौकशी करत असताना त्याला विश्वासात घेऊन चौकशी केली असता त्याने 5 महिन्यापूर्वी तुळीज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सुद्धा असंच एका अल्पवयीन मुलीबरोबर असाच प्रकार केल्याचं कबूल केलेलं आहे। PC काय मिळाले त्याला? आता त्याला कोठडीत आता हजर केलेला आहे। एक 4 दिवसांची PC त्याला मिळाली। 13 फरवरी को अचोले पुलिस स्टेशन के हद में एक छोटी बच्ची के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। उसके बारे में अचोले पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ था। उसका पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम कर रही थी और जांच पड़ताल में हमने बहुत सारे CCTV फुटेज वगैरह देखने के बाद आरोपी को मुखबिरों के ज़रिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसको सूरत से हमने धर दबोचा है। आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर कितना टाइम लगा इसको पकड़ने में, क्योंकि इसकी दहशत 5-6 महीने से चल रही थी? उसको तकरीबन ये जब दूसरा इंसिडेंस हुआ उसके बाद हमने 48 आवर्स में उसको हिरासत में ले लिया। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित मोक्ष प्लाजा के सामने
मंगल कुंज बिल्डिंग के पार्किंग के अंदर बाइक में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से पार्किंग के अंदर खड़े 18 से 20 बाइक भी जलकर खाक हो गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल के अधिकारी तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की घटना लगभग 5 बजे की है। आग लगने की वजह से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग किस वजह से लगी थी, इसकी जांच अग्निशमन दल के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन अचानक लगी आग से घटना के आसपास के इलाके में डर का माहौल बन गया है। लगा एसपी रोड, उसके सामने मंगल कुंज नाम का एक सोसाइटी है। वहाँ पे जैसे आग लगी मुझे पता चला तो मैं वहाँ पे दौड़ा आया, लेकिन जब आते वक्त मैं देखा कि ऑलरेडी सब बाइक पूरी जल चुकी है। पूरी संपूर्ण एकदम मंगल कुंज के रेसिडेंट पार्किंग एरिया में जो बाइक सब खड़ी थी सब आग लग के एकदम पूरा नष्ट हो गई है। फायर ब्रिगेड का गाड़ी थोड़ा लेट आया, लेकिन फायर ब्रिगेड ने आके पूरा एरिया को संभाल लिया, कवर कर लिया। अगर ये ऐसा एरिया है कि पूरे स्टेशन एरिया है और आगे में जूम प्लाजा है, मैक्सिस मॉल है, इंद्र बस है, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर है। मैं रियली बुरीली फायर ब्रिगेड का आभारी मानता हूँ जो तुरंत आके उन्होंने सब पूरा घटना को अपने इसमें लिया। कोई जीव हानि नहीं हुआ है। बस इतना पता चला है क्या जो रेसिडेंस पार्किंग एरिया में कोई तो डिलीवरी बॉय ने आके अपना बाइक रखा था इलेक्ट्रिक, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, ये बाकी के जो 19 बाइक में आग लग गई।